पेरिटोनियल और डिजीज क्या होते हैं, यानी पेरिटोनियल रोग क्या होता है। बता दूं कि पेरिटोनियल एक तरह से संक्रमण पेरिटोनियल डायलिसिस से संबंधित सबसे गंभीर समस्या में से एक संक्रमण होता है। इसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि आपको अपने कैथेटर निकास स्थल के आसपास की त्वचा में संक्रमण हो सकता है या आपको पेरिटोनिसिस हो सकता है, जो आपके पेट में तरल पदार्थ के संक्रमण, जैसे कि आप कैथेटर या को बैग जोड़ते हैं या अलग करते हैं तो बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी ये होता है कि पेरिटोनियल झिल्ली यानी पेरिटोनियम एक सीरस झिल्ली है जो शरीर के बड़े हिस्से और एक दूसरे के आंत के अंगों को अलग करने, आंत के अंगों की गति के लिए स्नेह प्रदान करने और आंत की बाहरी परतों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अंगों और वाहिकाओं को शरीर के मुख्य भाग और गतिमान आंतों को अंगों के बीच जुड़ने से रोक सकता है या रोकता है। पेरिटोनियम का क्या मतलब होता है? पेरिटोनियम का मतलब होता है पेट की झिल्ली। कोई भी व्यक्ति बोलेगा आपको पेरिटोनियम डिजीज हो रहा है तो यानी पेट की झिल्ली में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, यानी पेरिटोनियम डिजीज हो रहा है तो पेट की झिल्ली में उसको कोई बीमारी हुआ, इसके लिए वो दवाई कराने जा रहा है, उसको उसके बारे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। इसीलिए सीटी स्कैन कराइए कि आपको आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे करेंगे या इन्फेक्शन के CBC करा सकते हैं। ठीक है, अब भी हो सकता है जो आपको बायोप्सी निकाल कर बाहर भी भेज सकते हैं पस को। ठीक है, तो मतलब पेरिटोनियम का मतलब होता है पेट की झिल्ली। ठीक है, पेरिटोनियम डिजीज शरीर में कहाँ होता है? बता दूं कि शरीर में पेरिटोनियम कहाँ होता है। इसमें देखा जाता है कि आपका पेरिटोनियम एक झिल्ली जो आपके पेट और योनि यानी पाचमिका परत के अंदर की रेखा बनाती है। यह आपके कई अंगों को अंदर यानी आंत की परत भी ढक लेता है। इसमें भी होता है कि इन परतों के बीच की जगह आपकी पेरिटोनियल गुहा कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनियम क्या होता है? बता दूं कि ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनियम एक जीवाणु संक्रमण है जो पेरिटोनियस को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर पेट दर्द और बुखार का कारण बनता है, लेकिन लक्षणों में वजन कम होना, थकान, भूख न लगना भी हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर इस स्थिति को पेरिटोनियल या पेट की तपेदिक के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। टीबी को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है पुल्मोनरी टीबी, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। तो पुल्मोनरी टीबी क्या होता है कि यह टीबी का प्राथमिक रूप होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह अक्सर बहुत ही कम उम्र वाले बच्चों या फिर अधिक उम्र वाले वृद्ध में होता है। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी क्या होता है? टीबी का यह प्रकार फेफड़ों से अन्य जगह पर भी होते हैं और जैसे हड्डियाँ, किडनी, लिम्फ नोड आदि टीबी का यह प्रकार प्राथमिक रूप होता है। इसमें देखा जाता है कि इम्यूनोक्राइम्फोसाइट यानी होता है इसके प्रतिरक्षा में अक्षम यानी रोगियों में होता है तो उसको एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी होने लगता है। लेटेंट टीबी क्या होता है? लेटेंट टीबी इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है कि बैक्टीरिया आपके शरीर में हैं लेकिन आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने दे रहे हैं। आपको टीबी के लक्षणों का अनुभव नहीं होगा और आपके कारण यह बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन ये आपको लेटेंट टीबी तो वह सक्रिय एक्टिव टीबी बन सकता है। सक्रिय टीबी यानी एक्टिव टीबी, इसमें क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बैक्टीरिया आपके शरीर में विकसित हो रहा है और आपको इसके लक्षण महसूस होंगे। यदि आपके फेफड़े सक्रिय टीबी के संक्रमित है तो आपके कारण ये बीमारी दूसरों को भी फैल सकता है। टीबी को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है पुल्मोनरी टीबी, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। तो पुल्मोनरी टीबी क्या होता है
कि यह टीबी का प्राथमिक रूप होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह अक्सर बहुत ही कम उम्र वाले बच्चों या फिर अधिक उम्र वाले वृद्ध में होता है। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी क्या होता है? टीबी का यह प्रकार फेफड़ों से अन्य जगह पर भी होते हैं और जैसे हड्डियाँ, किडनी, लिम्फ नोड आदि टीबी का यह प्रकार प्राथमिक रूप होता है। इसमें देखा जाता है कि इम्यूनोक्राइम्फोसाइट यानी होता है इसके प्रतिरक्षा में अक्षम यानी रोगियों में होता है तो उसको एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी होने लगता है। फेफड़ों को अलावा और कहाँ कहाँ टीबी होता है बता दूं कि कुछ ही मामलों में टीबी फेफड़ों के बाहर के क्षेत्रों में भी विकसित हो सकता है, जैसे कि छोटी ग्रंथियाँ जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है, लिम्फ नोड, हड्डियों, जोड़ों, पाचन तंत्र, मूत्राशय, वजन प्रणाली और मस्तिष्क के नसों आदि तंत्रिका तंत्र में भी टीबी आपको हो सकता है। ठीक है, इसमें लक्षणों जैसे होगा, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? पीठ में अकड़न, लंकवा, ग्रंथियों में स्थिर सूजन, पेट में दर्द, डायरिया, प्रभावित हड्डी में दर्द या उसके कार्य में कमी, भ्रम में एक स्थिर सिर दर्द, मानसिक परिवर्तन, कोमा, दौरे पड़ना। ठीक है, ये भी होता है। इसके टीबी का यह प्रकार आमतौर पर उन लोगों को ज़्यादा जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है उनको सबसे ज़्यादा होता है टीबी। आज बात करते हैं पेनक्रियाटिक्स के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट किसे कहा जाता है? एक्यूट उसे कहते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस उसे कहा जाता है। इसे बता दूं कि एक्यूट अग्नाशय शोथ में अग्नाशय की अचानक सूजन होती है, यानी पेनक्रियाटिक में अचानक से सूजन होती है। इसकी गंभीरता पेट में हल्की परेशानी से लेकर एक गंभीर जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। एक्यूट अग्नाशय से ग्रस्त ज़्यादातर रोगी सही इलाज लेने पर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक पेनक्रियाटिक में क्या होता है? किसी व्यक्ति के मतलब क्रोनिक पेनक्रियाटिक हो जाता है, मतलब कि उसमें देखा जाता है कि क्रोनिक अग्नाशय शोथ यानी एक्यूट अग्नाशय शोथ के बाद होता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि अग्नाशय की चलती सूजन का परिणाम होता है दीर्घकालीन शराब पीने से या धूम्रपान के कारण भी क्रोनिक अग्नाशय शोथ हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें मरीजों को गंभीर दर्द और अग्नाशय की विफलता भी हो सकती है, किसी किसी मृत्यु भी हो जाती है क्रोनिक होने पर। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर पेनक्रियाज में कैंसर हो जाता है उसको सर्जरी से कैसे ठीक किया जाता है? देखा जाता है कि ऑपरेशन आमतौर पर एकमात्र ऐसा तरीका है जो अग्नाशय कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। हालांकि क्योंकि पेनक्रियाज कैंसर का निदान इसके काफ़ी बढ़ जाने पर ही होता है, इसीलिए अग्नाशय कैंसर की सर्जरी केवल 15 से 20% लोगों के लिए उपयुक्त होती है। देखा जाता है हालांकि यदि आपका ट्यूमर महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं तक फैल गया है या शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है तो सर्जरी से ट्यूमर को हटाकर आप स्वस्थ न हो पाएंगे। ठीक है, पेनक्रियाज में कैंसर होने पर कीमोथेरेपी का क्यों किया जाता है? कीमोथेरेपी इसलिए जल्दी किया जाता है कि कीमोथेरेपी उन दवाओं का उपयोग किया जाता है जो या तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनका गुण को रोकती है। कीमोथेरेपी को अक्सर सर्जरी और रेडियोथेरेपी के साथ प्रयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जितना संभव हो सके कैंसर का इलाज किया जा सके। देखा जाता है सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद भी और जब सर्जरी संभव ना हो तब किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि सर्जरी से पहले में कि कैंसर को कम करने की कोशिश करने के लिए ताकि कोशिका चिकित्सा सारे कैंसर को हटा सके। दूसरा सर्जरी के बाद में होता है कि कैंसर के फिर से होने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सके। तीसरा पॉइंट, जबकि सर्जरी संभव ना हो सके, इसमें देखा गया है कि कैंसर को कम करने का प्रयास करने के लिए इसकी वृद्धि धीमी करने के लिए और लक्षणों को सुधारने के लिए किया जाता है। इसमें देखा जाता है कुछ कीमोथेरेपी दवाएं मौखिक रूप से दी जाती है और लेकिन कुछ दवाओं सीधे नस के द्वारा दिया जाता है। आज बात करते हैं पेनक्रियाटिक्स के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट किसे कहा जाता है? एक्यूट उसे कहते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस उसे कहा जाता है। इसे बता दूं कि एक्यूट अग्नाशय शोथ में अग्नाशय की अचानक सूजन होती है, यानी पेनक्रियाटिक में अचानक से सूजन हो जाती है। इसकी गंभीरता पेट में हल्की परेशानी से लेकर एक गंभीर जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। एक्यूट अग्नाशय से ग्रस्त ज़्यादातर रोगी सही इलाज लेने पर
पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक पेनिक्रियाटिक में क्या होता है, किसी व्यक्ति के मतलब क्रोनिक पेनिक्रियाटिक हो जाता है, मतलब कि उसमें देखा जाता है कि क्रोनिक अग्नाशय शोथ यानी एक्यूट अग्नाशय शोथ के बाद होता है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि अग्नाशय की चलती सूजन का परिणाम होता है दीर्घकालीन शराब पीने से या धूम्रपान के कारण भी क्रोनिक अग्नाशय शोथ हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें मरीजों को गंभीर दर्द और अग्नाशय की विफलता भी हो सकती है, किसी किसी मृत्यु भी हो जाती है क्रोनिक होने पर। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर पेनक्रियाज में कैंसर हो जाता है, उसको सर्जरी से कैसे ठीक किया जाता है, देखा जाता है कि ऑपरेशन आमतौर पर एकमात्र ऐसा तरीका है जो अग्नाशय कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। हालांकि क्योंकि पेनक्रियाज कैंसर का निदान इसके काफ़ी बढ़ जाने पर ही होता है, इसीलिए अग्नाशय कैंसर की सर्जरी केवल 15 से 20% लोगों के लिए उपयुक्त होती है। देखा जाता है हालांकि यदि आपका ट्यूमर महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं तक फैल गया है या शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल गया है तो सर्जरी से ट्यूमर को हटाकर आप स्वस्थ न हो पाएंगे। पेनक्रियाज में कैंसर होने पर कीमोथेरेपी का क्यों किया जाता है, कीमोथेरेपी इसलिए किया जाता है कि कीमोथेरेपी उन दवाओं का उपयोग किया जाता है जो या तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनका गुण को रोकती है। कीमोथेरेपी को अक्सर सर्जरी और रेडियोथेरेपी के साथ प्रयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जितना संभव हो सके कैंसर का इलाज किया जा सके। देखा जाता है सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद भी, और जब सर्जरी संभव न हो तब किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि सर्जरी से पहले में कि कैंसर को कम करने की कोशिश करने के लिए ताकि कोशिका चिकित्सा सारे कैंसर को हटा सके। दूसरा, सर्जरी के बाद में होता है कि कैंसर के फिर से होने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सके। तीसरा पॉइंट, जबकि सर्जरी संभव ना हो सके, इसमें देखा गया है कि कैंसर को कम करने का प्रयास करने के लिए, इसकी वृद्धि धीमी करने के लिए और लक्षणों को सुधारने के लिए किया जाता है। इसमें देखा जाता है कुछ कीमोथेरेपी दवाएं मौखिक रूप से दी जाती है और लेकिन कुछ दवाओं सीधे नस के द्वारा दिया जाता है। पेनक्रियाज में कैंसर हो गया यानी अग्नाशय में कैंसर हो गया तो उसे रेडियोथेरेपी से भी ठीक किया जाता है। कैसे कि रेडियोथेरेपी में आपके ट्यूमर को कम करने और दर्द को दूर करने के लिए विकिरण की कोशिकाओं या ऊर्जा वाली रोशनी का उपयोग किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कुछ प्रकार के अग्नाशय कैंसर के केवल एक ही प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य प्रकार के दोनों या तीनों संयोजनों की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको पेनक्रियाज कार्सिनोमा हो गया यानी अग्नाशय में कैंसर हो गया तो डॉक्टर शारीरिक परीक्षण करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शारीरिक परीक्षण करने के दौरान डॉक्टर आपके पेट में गांठ को महसूस कर सकते हैं और गर्दन के लिम्फ नोड में सूजन, पीली त्वचा या वजन कम होने के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, क्यों हो रहा है। ठीक है, व्यक्ति को अगर पेनक्रियाटिस कार्सिनोमा होता है यानी अग्नाशय में कैंसर होता है तो सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। सीटी स्कैन इसलिए किया जाता है, सीटी स्कैन में एक स्कैनर कई एक्सरे लेता है और कंप्यूटर उन्हें पेट के अंदर की विस्तृत छवियों में पुनर्निर्मित करता है। सीटी स्कैन डॉक्टरों को अग्नाशय कैंसर का निदान करने में मदद करता है, इसीलिए सीटी स्कैन किया जाता है। पेनक्रियाज में कैंसर होने पर, पेनक्रियाटिस कार्सिनोमा होने पर एमआरआई क्यों किया जाता है। एमआरआई इसलिए किया जाता है कि एमआरआई में चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हुए एक स्कैनर पेट की विस्तृत छवियां बनाती है, विशेष रूप से अग्नाशय, लीवर और पित्ताशय की थैली के आसपास के क्षेत्र को छवियां उतारती है ताकि आपको पता चल जाए कैंसर कितने हद तक दूसरे ऑर्गन तक भी नहीं बढ़ा हुआ है, फैल रहा है। अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होने पर, इसलिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों की छवियां उत्पन्न होती है जो डॉक्टरों को अग्नाशय के कैंसर के निदान में मदद कर सकती है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड लिखते हैं डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, स्टेज ऑफ द पेनक्रियाटिस कैंसर यानी पेनक्रियाज कैंसर के चरण, कितने चरण होते हैं। ठीक है, इसमें देखा गया है 0, 0, 1, 2, 3, 4 यानी 5 चरण होगा। ठीक है, पहला चरण में क्या होगा, 0 में देखा जाता है कि इस चरण का अर्थ होता है कि कैंसर फैला नहीं है, कोशिकाओं के केवल एक परत तक ही सीमित है। अग्नाशय कैंसर इमेजिंग परीक्षणों या नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा चरण में क्या होता है,
पहला चरण में ये होता है कि इस चरण का अर्थ है कि कैंसर का कुछ विकास हुआ है लेकिन वो अभी अग्नाशय तक ही सीमित है। ठीक है। दूसरा चरण में क्या होता है कि इस चरण का अर्थ होता है कि कैंसर का थोड़ा और प्रसार हुआ है और वह अग्नाशय के बाहर या पास लिम्फ नोड तक फैल चुका है। ठीक है। तीसरा में भी देखा जाता है कि इस चरण का अर्थ होता है कि कैंसर का व्यापक प्रसार हुआ है और पास की प्रमुख रक्त वाहिकाओं या तंत्रिकाओं में विस्तार हुआ है लेकिन उसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। चौथा चरण का मुख्य रूप से होता है, देखा जाता है कि इस चरण में कैंसर के प्रसार की पुष्टि हो जाती है कि कहाँ तक आपको फैला हुआ है, लेकिन यह चरण बताता है कि कैंसर दूर के अंगों में फैल गया है, मतलब दूसरे अंग में भी, मतलब दूसरे ऑर्गेन में को भी डैमेज कर चुका है। चौथा चरण में ये होता है। ठीक है। इंडोक्राइन ट्यूमर किसे कहा जाता है? इंडोक्राइन ट्यूमर उसे कहा जाता है, देखा जाता है कि यह ट्यूमर कम है और अधिकतर सौम्य होते हैं। एंडोक्राइन ट्यूमर दुर्लभ होते हैं लेकिन यह हार्मोन उत्पादन वाली कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इन ट्यूमर को आइलेट से सेल ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर भी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि अग्नाशय कैंसर के 95% मामले एक्सोक्राइन कोशिकाओं से शुरू होता है। अग्नाशय कैंसर क्या होते हैं, यानी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा क्या होता है? बता दूं, अग्नाशय कैंसर या पेनक्रियाटिक कैंसर आपके अग्नाशय पेनक्रियाज में ऊतकों में शुरू होता है। इसमें देखा जाता है कि अग्नाशय आपका पेट का हिस्सा होता है जो आपके पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है। आपके अग्नाशय में ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करते हैं, और ये भी होता है कि यहाँ ऐसे हार्मोन का निर्माण होता है जो आपके शरीर भी शर्करा के चयापचय को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी देखा जाता है कि अग्नाशय कैंसर आमतौर पर तेजी से फैलता है और इसीलिए इसको प्रारंभिक अवस्था में पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन अग्नाशय कैंसर के शुरुआती दौर में पता लगाने पर इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। देखा जाता है कि कैंसर होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है अगर अग्नाशय कैंसर के लक्षण और संकेत कैंसर की काफ़ी बढ़ जाने पर दिखाई देते हैं और तब तक इसकी सर्जरी द्वारा हटा पाना संभव नहीं होता है। एक्सोक्राइन ट्यूमर क्या होता है? एक्सोक्राइन ट्यूमर उसे कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्रंथि को प्रभावित करने वाले अधिकांश ट्यूमर को एंडोकार्सिनोमा कहा जाता है। इस प्रकार का कैंसर अग्नाशय नलिकाओं में होता है और इस ट्यूमर का उपचार उसके विकास के स्तर पर आधारित होता है, उसे एक्सोक्राइन ट्यूमर कहा जाता है। इंडोक्राइन ट्यूमर किसे कहा जाता है? इंडोक्राइन ट्यूमर उसे कहा जाता है, देखा जाता है कि यह ट्यूमर कम है और अधिकतर सौम्य होते हैं। एंडोक्राइन ट्यूमर दुर्लभ होते हैं लेकिन यह हार्मोन उत्पादन वाली कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इन ट्यूमर को आइलेट से सेल ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर भी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि अग्नाशय कैंसर के 95% मामले एक्सोक्राइन कोशिकाओं से शुरू होता है। अग्नाशय कैंसर क्या होते हैं, यानी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा क्या होता है? बता दूं, अग्नाशय कैंसर या पेनक्रियाटिक कैंसर आपके अग्नाशय पेनक्रियाज में ऊतकों में शुरू होता है। इसमें देखा जाता है कि अग्नाशय आपका पेट का हिस्सा होता है जो आपके पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है। आपके अग्नाशय में ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करते हैं, और ये भी होता है कि यहाँ ऐसे हार्मोन का निर्माण होता है जो आपके शरीर भी शर्करा के चयापचय को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी देखा जाता है कि अग्नाशय कैंसर आमतौर पर तेजी से फैलता है और इसीलिए इसको प्रारंभिक अवस्था में पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन अग्नाशय कैंसर के शुरुआती दौर में पता लगाने पर इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। देखा जाता है कि कैंसर होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है अगर अग्नाशय कैंसर के लक्षण और संकेत कैंसर की काफ़ी बढ़ जाने पर दिखाई देते हैं और तब तक इसकी सर्जरी द्वारा हटा पाना
संभव नहीं होता है। किसी व्यक्ति के अग्नाशय कैंसर होने के बाद क्या जीवित रह सकता है व्यक्ति? इसमें देखा जाता है कि इसका इलाज न होने पर बचना मुश्किल होता है, लेकिन बीमारी के सभी चरणों को औसत देखी जाए तो अग्नाशय कैंसर होने से पहले साल के अंत तक जीवित रहने का दर 19% देखा गया है और 5 सालों के बाद जीवित रहने का दर केवल 4% ही रह जाते हैं। इसलिए इसका निदान जल्द से जल्द कराना अत्यधिक आवश्यक होती है। क्या पेनक्रियाज कैंसर का इलाज संभव है कि नहीं? बता दूं, इसका इलाज संभव है, लेकिन इसमें एक कारण है। इसमें देखा गया है कि सर्जरी से अग्नाशय के कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए विकल्प नहीं है। इसका उपयोग उस कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है जो अन्य अंगों में नहीं फैला होता है। यदि कैंसर बड़ा हो जाए या आसपास की रक्त वाहिकाओं में फैल जाए तो सर्जरी संभव नहीं हो सकती है। अग्नाशय कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? यानी पेनक्रियाटिस कार्सिनोमा टाइप ऑफ, मतलब कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला एक्सोक्राइन ट्यूमर, दूसरा होता है एंडोक्राइन ट्यूमर। स्टेज ऑफ द पेनक्रियाटिस कैंसर, यानी पेनक्रियाज कैंसर के चरण, कितने चरण होते हैं, ठीक है। इसमें देखा गया है 0, 0, 1, 2, 3, 4, यानी 5 चरण होगा, ठीक है। पहला चरण में क्या होगा? 0 में देखा जाता है कि इस चरण का अर्थ होता है कि कैंसर फैला नहीं है, कोशिकाओं के केवल एक परत तक ही सीमित है। अग्नाशय कैंसर इमेजिंग परीक्षणों या नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा चरण में क्या होता है? पहला चरण में ये होता है कि इस चरण का अर्थ है कि कैंसर का कुछ विकास हुआ है, लेकिन वो अभी अग्नाशय तक ही सीमित है, ठीक है। दूसरा चरण में क्या होता है कि इस चरण का अर्थ होता है कि कैंसर का थोड़ा और प्रसार हुआ है और वह अग्नाशय के बाहर या पास लिम्फ नोड तक फैल चुका है, ठीक है। तीसरा में भी देखा जाता है कि इस चरण का अर्थ होता है कि कैंसर का व्यापक प्रसार हुआ है और पास की प्रमुख रक्त वाहिकाओं या तंत्रिकाओं में विस्तार हुआ है, लेकिन उसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। चौथा चरण में मुख्य रूप से होता है, देखा जाता है कि इस चरण में कैंसर के प्रसार की पुष्टि हो जाती है कि कहाँ तक आपको फैला हुआ है, लेकिन यह चरण बताता है कि कैंसर दूर के अंगों में फैल गया है, मतलब दूसरे अंग में भी, मतलब दूसरे ऑर्गन में को भी डैमेज कर चुका है। चौथा चरण में यह होता है, ठीक है। अग्नाशय कैंसर यानी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा या पेनक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है? होने का मुख्य कारण क्या है? पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा काउज, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि अग्नाशय कैंसर तब होता है जब अग्नाशय की कोशिकाओं का DNA क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे उसका व्यवहार असमान और गुणन होने लगता है। यह कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ती है एवं विभाजित होती है। इसमें देखा जाता है कि जिससे ट्यूमर बनता है, अंततः ट्यूमर की कोशिकाएं रक्त या लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है, ठीक है। कैंसर यानी अग्नाशय में कैंसर फैलने के मुख्य कारण यही है। और किसी व्यक्ति के पेनक्रियाटिस कार्सिनोमा होता है यानी अग्नाशय में कैंसर होता है तो बायोप्सी क्यों लिखते हैं डॉक्टर की? बायोप्सी करा के आइए। इसमें देखा जाता है कि बायोप्सी इसलिए किया जाता है कि बायोप्सी में ऊतक का एक नमूना लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। अगर अग्नाशय कैंसर का निदान पहले ही हो जाता तो डॉक्टर बिना बायोप्सी के, बिना सर्जरी की सलाह दे सकते थे, इसीलिए बायोप्सी किया जाता है। पेनक्रियाज में कैंसर होने पर यानी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होने पर PET स्कैन किया जाता है। PET स्कैन इसलिए किया जाता है कि नसों में रेडियोधर्मी ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को दोबारा अवशोषित किया जाता है। PET के स्कैन अग्नाशय कैंसर के प्रसार को बताने में मदद करता है, इसीलिए PET स्कैन। क्या अग्नाशय पर ट्यूमर आमतौर पर कैंसर होता है? इसमें देखा गया है कि अग्नाशय में कुछ वृद्धि केवल शो में होती है, लेकिन कैंसर नहीं होता है, जबकि
अन्य समय के साथ कैंसर भी बन सकती है। यदि इलाज न किया जाए जिन्हें, तो यह आपको भारी नुकसान या इसका दूसरे ऑर्गन पर भी बढ़ सकता है कैंसर, ठीक है। और इसका सही समय पर इलाज कर दिया जाता है तो कैंसर से बच सकते हैं, ठीक। और बता दूं कि इन्हें इलाज न किया जाए जिन्हें प्री कैंसर भी कहा जाता है। प्रारंभिक चरण अग्नाशय का कैंसर है क्या? इसमें देखा जाता है कि प्रारंभिक चरण का अग्नाशय कैंसर शायद ही कभी कभी लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन लक्षण अक्सर तभी प्रकट होते हैं जब कैंसर इतना बड़ा हो जाए कि आसपास के अंगों को प्रभावित कर सके या फैल गया होगा, ठीक है। इसमें देखा गया है कि मधुमेह की शुरुआत अग्नाशय के कैंसर वाले 10 से 20% लोगों में मधुमेह विकसित हो जाती है। अग्नाशय में कितने प्रतिशत ट्यूमर कैंसर होता है? इसमें देखा जाता है कि वास्तव में अग्नाशय के कैंसर का 80% से अधिक हिस्सा ऐसी कोशिकाओं से बना होती है जो घातक कैंसर कोशिकाएं नहीं बनाती है, लेकिन इनमें से कई गैर कैंसर कोशिकाएं जिन्हें ट्यूमर से जुड़े मैक्रोफेज या TMA कहा जाता है, अभी भी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर पर हमला करने से रोककर कैंसर को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय पर कितने प्रतिशत घाव कैंसर हैं बता दूं, इसमें देखा जाता है कि हालांकि 99% से अधिक अग्नाशय सिस्ट कभी भी कैंसर नहीं बनेंगे, लेकिन इनमें से एक सिस्ट का पता लगने से भी काफ़ी चिंता हो जाती है। यह जानकर कि अग्नाशय पर वृद्धि हुई है, यहाँ तक कि एक पुटी जो संभवतः सौम्य है, कई लोगों को स्वचालित रूप से अग्नाशय के कैंसर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है और इसका इलाज करना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या अग्नाशय पर घाव हमेशा कैंसर हो जाता है? नहीं, बता दूं, इसमें देखा जाता है कि ये सिस्ट ट्यूमर या सूजन के स्थानीय क्षेत्र हो सकते हैं। क्या अग्नाशय के सभी घाव बुरी खबर होते हैं? नहीं, इसमें देखा जाता है कि आवश्यक रूप से नहीं है। इनमें से कुछ घाव पूरी तरह से सौम्य होते हैं जिनके घातक कैंसर होने की कोई संभावना नहीं होती है, जबकि अन्य कैंसरग्रस्त हो सकते हैं। क्या पेट का कैंसर इलाज योग्य है? मतलब पेट का कैंसर हो जाता है, क्या उसका इलाज संभव है? हाँ, इसमें देखा जाता है कि यदि कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता चल जाए तो उपचार सबसे प्रभावी होता है। यदि कैंसर को फैलने से पहले हटा दिया जाए तो पेट के कैंसर को ठीक किया जा सकता है, लेकिन हालांकि प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों को अनुपस्थिति या अस्पष्टता के कारण पेट के कैंसर का अक्सर तब तक पता नहीं चल पाता जब तक कि ये अधिक विकसित न हो जाए। अग्नाशय कैंसर पर एक पुष्टि कितनी बार होती है? यानी अग्नाशय कार्सिनोमा पर, यानी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाने पर एक पुष्टि कितनी बार होती है? इसमें देखा गया है कि 1% से भी कम अग्नाशय सिस्ट कैंसर में बदल जाते हैं, लेकिन 30% तक अग्नाशय सिस्ट के कैंसर में बदलने की संभावना होती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उन पर नज़र रखते हैं। अधिकांश कैंसर के पूर्व सिस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और बदलते हैं, इसीलिए नियमित निगरानी से प्रक्रिया में शुरू से ही कैंसर संबंधित परिवर्तनों का पता चलने की संभावनाएं होती है। पेट के कैंसर के अंतिम चरण क्या होता है? बता दूं कि पेट के कैंसर के बाद चरण में बहुत अधिक थकान महसूस होना, बिना कोशिश किए वजन कम होना, खून की उल्टी होना और मल काला होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो समझ जाइएगा कि मुझे पेट के कैंसर के अंतिम चरण है। पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा यानी पेनक्रियाटिक कैंसर के होने के क्या कारण? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि शराब के सेवन के कारण क्रोनिक अग्नाशय शोथ भी अग्नाशय कैंसर के काफ़ी अधिक जोखिम और कम उम्र में शुरू होने से संबंधित है। इसमें देखा गया है कि आनुवंशिक कारक यानी अग्नाशय कार्सिनोमा वाले लगभग 5 से 10% रोगियों में रोग विकसित होने की कुछ आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें देखा गया है कि अग्नाशय
कैंसर के लगभग 5 से 10% रोगियों में के रोग विकसित होने की आनुवंशिक प्रवृत्ति भी होती है। अग्नाशय में कैंसर सबसे अधिक बार कहाँ होता है? अग्नाशय में कैंसर सबसे अधिक बार देखा गया है कि अधिकांश अग्नाशय कैंसर उन कोशिकाओं में शुरू होता है जो अग्नाशय की नलिकाओं को रेखांकित करती है। साथ में इस प्रकार के कैंसर को पेनक्रियाटिक डेक्टल एंडोकार्सिनोमा या पेनक्रियाटिस एक्सोक्राइन कैंसर भी कहा जाता है, लेकिन कम सामान्यतः कैंसर हार्मोन उत्पादक कोशिकाओं या अग्नाशय की न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाओं में भी बन सकता है। अग्नाशय कैंसर पर एक पुष्टि कितनी बार होती है? यानी अग्नाशय कार्सिनोमा पर, यानी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा हो जाने पर एक पुष्टि कितनी बार होती है? इसमें देखा गया है कि 1% से भी कम अग्नाशय सिस्ट कैंसर में बदल जाते हैं, लेकिन 30% तक अग्नाशय सिस्ट के कैंसर में बदलने की संभावना होती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उन पर नज़र रखते हैं। अधिकांश कैंसर के पूर्व सिस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और बदलते हैं, इसीलिए नियमित निगरानी से प्रक्रिया में शुरू से ही कैंसर संबंधित परिवर्तनों का पता चलने की संभावनाएं होती है। पेट के कैंसर के अंतिम चरण क्या होता है? बता दूं कि पेट के कैंसर के बाद चरण में बहुत अधिक थकान महसूस होना, बिना कोशिश किए वजन कम होना, खून की उल्टी होना और मल काला होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो समझ जाइएगा कि मुझे पेट के कैंसर के अंतिम चरण है।